हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो फोन टैग के बारे में डिस्कस किया था। फोन टैग और उसकी तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। पहले हमने डिस्कस की थी साइज के बारे में। सेकंड हमने डिस्कस किया था कलर। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था फेस। उसी तरीके से आपका एक और टैग हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेस फोन। एक चीज अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फोन टैग है वो आपका कंटेनर टैग है, यानी फॉन्ट ओपन और फॉन्ट क्लोज दोनों टाइप के टैग इसके अंदर होंगे। और जहां तक हम बात करें बेस फॉन्ट की, तो बेस फॉन्ट जो है आपका उसके अंदर उसका पहली बात तो हम यूज क्या करते हैं, एक तो वो कंटेनर टैग नहीं है, ऑप्शनल है। एंडिंग टैग आप बंद करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑप्शनल है। दूसरी चीज, बेस फॉन्ट आपका यूज होता है बेसिक फॉन्ट साइज को डिफाइन करने के लिए। बेसिक फॉन्ट साइज से यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो वेब पेज है उसकी जो फॉन्ट की सेटिंग्स हैं वो पूरे वेब पेज में सेम रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इनिशियली बॉडी टैग के बाद, जो बॉडी टैग है उसके बाद मैं बेस फॉन्ट को यूज कर लेता हूँ। बेस फॉन्ट के भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है जो आपकी फॉन्ट वाली है, यानी साइज, कलर एंड फेस। ये तीनों ही प्रॉपर्टी आपकी बेस फॉन्ट के साथ भी आपकी चलेंगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके इनिशियल में ही आपकी जो प्रॉपर्टी है उनको डिफाइन कर सकता हूँ मैं। इसके साथ ही जो आपका बेसिक फॉन्ट साइज है वो भी आप डिफाइन कर लें, बेसिक कलर भी, बेसिक फेस भी। यानी इनिशियल में जो बेस है आपका उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि पूरे जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपका यही चले। दूसरी चीज, बेस फॉन्ट के अंदर हमने वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि आप जो भी वैल्यू देते हैं फॉन्ट की साइज की, वो दो टाइप की होती है। एक तो एब्सोल्यूट, हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू क्या है, कैसे डिफरेंट है? देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो फिक्स है, क्या है, 2। तो यहाँ पर भी जब हम साइज इज इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं कि फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर साइज जो है फॉन्ट का वो फिक्स है, वो है आपका 6। दूसरी तरफ जो आपका रिलेटिव है उसके अंदर वैल्यू जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी किसी बेस वैल्यू को आधार मानकर। कोई बेस वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, उस बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जहां तक बेस फॉन्ट में हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका साइज होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 3। 3 बेस फॉन्ट साइज होता है, उसी बेस फॉन्ट साइज को जो है आप कह सकते हैं कि वो डिफॉल्ट जो है आपका बेस फॉन्ट साइज है। और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करते हैं तो हमने फॉन्ट के केस में भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपके वर्चुअल जो साइज है 1 to 7 उनके बीच में वेरी करती है। ये आप वर्चुअल जो है वो आपकी साइजेस हैं जो कि 1 to 7 के बीच में होता है। 1 जो है आपका स्मॉलेस्ट को शो करेगा और 7 जो है वो लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा फॉन्ट जो आएगा वो 7 जैसे आप साइज को डिफाइन करेंगे वो सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट जो है फॉन्ट साइज आपको दिखाएगा। तो बेस फॉन्ट की एक बात है कि एक तो ऑप्शनल है, दूसरा ये बेसिक आपने अगर प्रॉपर्टी अपने फॉन्ट की, अपने टेक्स्ट की डिफाइन करनी है तो उसको हम डिफाइन करने के लिए बेस फॉन्ट को यूज करते हैं। दूसरा इसके अंदर ये आपके रिलेटिव वैल्यू को भी सपोर्ट करती है, रिलेटिव वैल्यू को भी सपोर्ट करती है। इस तरीके से वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। रिलेटिव वैल्यू का यहाँ पर क्या मतलब है, कैसे काम करती है उसको समझते हैं। देखिए तो रिलेटिव वैल्यू से यहाँ पर आपका क्या कहने का मतलब है बेस फॉन्ट के अंदर, उसका मतलब है कि सपोज करें मैंने इनिशियल में एक वैल्यू डिफाइन की कि बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू
3 मेरा साइज मैंने डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने यहाँ एक जो है कोई भी टेक्स्ट लिखा ABCD, तो ये ABCD जो है आपका साइज 3 में आएगा। फिर मैं आगे जो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं उसकी जो वैल्यू है, उसके जो टेक्स्ट की साइज की वैल्यू है, मैं वो इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मैंने एक दोबारा क्या लिखा, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +2। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू देने के बजाय एक रिलेटिव वैल्यू दे दी प्लस माइनस के केस में। तो अब ये जो प्लस माइनस होगा, ये जो आपने ऊपर बेसिक वैल्यू बताई थी 3, इसके अंदर प्लस माइनस होगा, यानी अब आपका साइज 3+2 हो जाएगा। 3 तो आपका बेसिक साइज था, उसमें +2 और ऐड हो जाएगा, यानी अब जो साइज है वो आपका कितना है, 5 है। सपोज उसके लिए मैंने लिख दिया EFGH। तो ये जो EFGH है, ये आपका किस फॉन्ट साइज में आएगा, 5 में। उसके बाद मैं अगर दोबारा बेस फॉन्ट लिखता हूँ और अब मैं साइज को डिक्रीज करता हूँ, आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सपोज मैंने डिक्रीज कर दिया -1 से, तो इस केस में अब बात आती है कि -1 इस 3 में से होगा या जो ये अपडेटेड नई वैल्यू आई है इसमें से होगा। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपका -1 होगा, ये आपका जो नई वैल्यू बनी थी प्लस होने के बाद, यानी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उसमें से आपका जो है माइनस होगा। तो -1 करेंगे तो ये अब आपका जो नया फॉन्ट का साइज आ गया वो आ गया आपका 4। इसके अलावा एक चीज और याद रखने की है इसके अंदर, वो क्या है, वो ये है कि जो भी आपका प्लस माइनस होगा साइज के अंदर, वो आपका 20% होगा। सपोज आप एक फॉन्ट था, अब आप फॉन्ट 2 ले रहे हैं, पहले फॉन्ट का साइज 1 था, अब 2 ले रहे हैं, तो इनके बीच में जो इंक्रीज हुआ वो कितने परसेंट इंक्रीज होगा, 20%। अगर मैं सपोज आपका पहले मेरा फॉन्ट साइज था 1, उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज ले लिया 3, तो अब आपका 40% इंक्रीज आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से यानी एक पॉइंट वैल्यू के बीच में 20% का जो है वो आपका वर्चुअल साइज में इंक्रीज आपका होता है। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो आपका 3 रहता है। रिलेटिव वैल्यू के केस में हमने पढ़ लिया कि आपकी जो फॉन्ट साइज की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट यानी प्लस और माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों को सपोर्ट करती है। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन ये है बेस फॉन्ट के साथ, कि वो सारे वेब ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी वेब ब्राउजर हैं उन सबको सपोर्ट नहीं करता। वो केवल कौन से वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है आपका, वो केवल आपका जो सपोर्ट करता है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो आपका किसको सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेविगेटर को। तो इसके अंदर जो है आपका ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है केवल वो आपका जो है उसको सपोर्ट करता है। मोजिला फायरफॉक्स में आप यूज करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ हद तक आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कुछ एक वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता, बेस फॉन्ट को तो सपोर्ट करता है, लेकिन प्लस माइनस वाली जो वैल्यू है, इनको +-+2 लेने की बजाय आपका सिंपल 2 लेगा। प्लस का जो साइन है उसको ये इग्नोर कर देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उस वैल्यू को 2 ले लेता है। लेकिन नेटस्केप नेविगेटर जो है, नेटस्केप नेविगेटर आपकी रिलेटिव वैल्यू को सपोर्ट करता है। नेटस्केप नेविगेटर आपकी जो है रिलेटिव वैल्यू को सपोर्ट करता है, वो +2 को +2 ही लेके चलेगा, सिंपल 2 उसको नहीं लेगा। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देता है और उसको सिंपल 1 और 2 लेके ही उसको चलता है। तो आपकी बुक में भी जो एग्जाम्पल है आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन से ब्राउजर जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि आपके जो है किस तरीके से सपोर्ट करते हैं।
हमारी जो पहली फाइल बनी है उसी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉन्ट यूज किया हुआ है। यहाँ पर हम फॉन्ट यूज करने के बजाय बेस फॉन्ट को यूज कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा बेस फॉन्ट, साइज मैंने डिफाइन किया, साइज इज इक्वल टू 4। फिर दोबारा मैंने बेस फॉन्ट लिखा, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +2। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर मैं यूज करता हूँ उसको, बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू -1 के केस में। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहीं भी बेस फॉन्ट को क्लोज नहीं किया, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको क्लोज करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैंने सेव किया। पहले हम आउटपुट देखेंगे इसकी आपकी। पहली जो आउटपुट है वो हम आपके गूगल क्रोम के अंदर चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये हमारी फाइल है, राइट क्लिक किया हमने, ओपन विद पे गए, गूगल क्रोम के अंदर हमने क्लिक किया, तो ये आप जो आउटपुट देख रहे हैं इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं इसको डिफरेंट करने के लिए आपका BR का और यूज कर लेता हूँ इसमें, ताकि आपको इजीली जो है वो अलग अलग लाइंस दिखाई दे जाए। सेव किया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो लाइन तो अलग अलग आ रही है आपकी, लेकिन साइज में अगर आप देखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो साइज पे अगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो यानी आपका गूगल क्रोम में बेस फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से इसको अब हम यूज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो वहां देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर ही ऐसा है जिसके अंदर ये सपोर्ट करता है। यहाँ भी देखें तो आपका आउटपुट तकरीबन सेम है। इसको कंपेयर करना है तो मैं एक सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ सेंटर से पहले, दिस इज वेब पेज। उसके साइज को, जो मैंने बेस फॉन्ट में साइज 4 लिया है, उसको हम कंपेयर करके देखेंगे क्या वो बाय डिफॉल्ट 3 वाला ही आ रहा है या कुछ चेंजेस हैं। तो देखें, ये साइज छोटा है, बेस फॉन्ट को तो सपोर्ट कर रहा है, बेस फॉन्ट का जो साइज कोड था उसको तो इसने सपोर्ट किया, लेकिन जो बाकी +2 है और -1 है उसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो नेविगेटर केवल ऐसा आपका जो है एक पर्टिकुलर ब्राउजर है जो रिलेटिव वैल्यूज को आपका सपोर्ट करेगा, उसके अलावा आपका कोई दूसरा जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें बेस फॉन्ट और फॉन्ट के बारे में जो है क्लियर हो गया कि फॉन्ट और बेस फॉन्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको हम HR टैग भी बोलते हैं। तो HR टैग का काम क्या है? बेसिकली आपका जो वेब पेज है उसको सेक्शंस में आपने डिवाइड करना। सपोज ये आपका वेब पेज है, आप अपने वेब पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। एक पार्ट ये ऊपर वाला जहाँ पे इंट्रोडक्शन बताएंगे, एक पार्ट नीचे वाला जहाँ पुट और कॉन्टेक्ट, ईमेल एड्रेस या और कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेपरेट सेक्शंस में जो है डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास HR वाला जो है आपका टैग यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ये बेसिकली क्या है, आपकी एक लाइन ड्रॉ कर देता है हॉरिजॉन्टली। ये लाइन जो है ये बाय डिफॉल्ट, कई बार इस पे क्वेश्चन आता है कि जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी HR के थ्रू वो 3D में होगी या 2D में होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइन जो ड्रॉ होती है वो 3D में होती है। ठीक, इसके अलावा जो आपके एट्रीब्यूट है, HR की जो प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट है, वो है एक तो आपका साइज, सेकंड विड्थ,
थर्ड है आपका कलर, एंड फोर्थ आपका नो शेड। ये चार जो है आपकी प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल रूल की। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लेते हैं साइज और विड्थ के बारे में। अब आपका जो ब्राउजर है उस ब्राउजर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितना एरिया कवर करे, इतना करे, इतना करे या इतना करे, तो वो किस एट्रीब्यूट से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप साइज देखोगे तो साइज से आपको लग रहा होगा कि लेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ चार के अंदर साइज की बात जब हम करते हैं तो साइज की जहां आप बात करोगे तो ये आपको थिकनेस के बारे में बताता है। थिकनेस के बारे में बताएगा, यानी लाइन जो आपकी ड्रॉ होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी थिकनेस कितनी होगी। यानी एक लाइन जो बनी है आपकी, वो ये लाइन जो बनी है, इसकी ये जो थिकनेस है, मोटाई है लाइन की, वो कितनी होगी। जबकि जो विड्थ वाला एट्रीब्यूट है आपका, विड्थ वाला एट्रीब्यूट आपकी लेंथ के बारे में बात करता है कि कितना एरिया कवर करेगा, यानी कि ये वाली चीज, यानी कि लंबाई वाली चीज को जो है वो विड्थ बताती है। तो इसको याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि आपका साइज जो है वहां पर वो जो है डिफाइन कर देते हैं विड्थ के रूप में, और विड्थ की जगह वो डिफाइन कर देते हैं थिकनेस के रूप में। तो साइज है यहाँ पर थिकनेस बताएगी, विड्थ है यहाँ पर लेंथ बताएगी। अब बात आती है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी किस में होगी। तो जहां तक साइज की हम बात करते हैं तो साइज की वैल्यू हम हमेशा पिक्सल्स में लेते हैं, और जहां तक विड्थ की बात है तो हम दो तरीके से ले सकते हैं। सॉरी, एक पिक्सल्स के रूप में, दूसरा परसेंटेज के रूप में। अब ये परसेंटेज क्या चीज है यहाँ पर। तो परसेंटेज का मतलब है कि आपकी जो लाइन है वो कितने प्रतिशत एरिया कवर करेगी ब्राउजर विंडो का। तो ये वाली लाइन अगर आप देखें तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये अप्रोक्सीमेट आपका 90% एरिया कवर किया हुआ है। लेकिन अगर वही मैं आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ पिक्सल बताओ, कितने नंबर ऑफ पिक्सल में इतने एरिया कवर किया है, तो नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पर डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हम जो विड्थ है उसको हम किसमें लेते हैं, परसेंटेज की टर्म में लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट देखने से एक आइडिया हो जाता है कि कितने परसेंट एरिया इसमें कवर किया हुआ है। तो ये हम मान लेते हैं कि कंप्लीट जो ब्राउजर एरिया है वो 100% है। उस 100% में से इसने 90% एरिया कवर किया हुआ है, 10% ये इधर की तरफ छोड़ा हुआ है। 10 में से जो टोटल 10% है 5% इधर है और 5% इधर है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो आपका बाय डिफॉल्ट साइज होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो 3 पिक्सल्स की बनेगी। 3 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट लाइन जो है वो ड्रॉ होती है। और दूसरी चीज ये हमेशा सेंटर में आपकी जो है वो दिखाई देगी। तो इसका अगर आप एट्रीब्यूट देखें तो इसका कोई अलाइन एट्रीब्यूट जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने अलाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है अलाइन एट्रीब्यूट ही आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट से आप जो है लाइन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, सेंटर में रहे, तीन वैल्यू के थ्रू। इसके बाद कलर का आपको बताइए कि बाय डिफॉल्ट जो कलर आएगा वो इस लाइन का ब्लैक आएगा। तो ब्लैक कलर को अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो नो शेड एट्रीब्यूट के बारे में। हमने एक अभी क्वेश्चन किया था कि बाय डिफॉल्ट जो लाइन बनेगी वो 3D में होगी या 2D में होगी। तो हमने पढ़ा कि 3D में होगी, और ये कह रहा है अगर आपको उसको 2D में करना हो तो क्या करेंगे। तो 2D में करना है तो 2D के केस में हम नो शेड एट्रीब्यूट का जो है वो यूज करेंगे। तो हमारा जो कोड है, कोड हमारा किस टाइप से हमें जो है वो लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा करके कैसे आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने लिखा है चार, साइज आपने डिफाइन करना है तो साइज आप डिफाइन कर दें, स्पेस दिया, एट्रीब्यूट का नाम लिखा, साइज मैंने डिफाइन किया 4। विड्थ मैं चाहता हूँ ये जो है 60% एरिया आपका जो है वो कवर करे। 60% एरिया मैंने कवर करवा लिया इससे।
कलर जो है, कलर मैंने सोचा कि इसका मैं कलर जो है वो ब्लू ले लेता हूँ। ब्लू कलर में मेरी जो लाइन है वो ड्रॉ हो, और मैं चाहता हूँ कि ये 2D में आए, तो मैंने स्पेस दिया, नो शेड लिख दिया। केवल नो शेड लिखने से ही, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी इस वाले एट्रीब्यूट की, नो शेड की। ये केवल आप नो शेड के रूप में एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, और वो लाइन जो है हमारी 3D से, जो लाइन 3D में बननी थी वो 3D से हमारी 2D में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी लाइन को 3D से जो है वो 2D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें अलाइनमेंट को चेंज करना है तो अलाइन की वही 3 वैल्यू चलेंगी, तो अलाइन वाला एट्रीब्यूट भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो अलाइन आपके वही लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, यही 3 वैल्यू जो हमारी चलती आई हैं वही आपकी इसमें भी चलेंगी एज इट इज। तो ये तो था हमारा HR टैग। इसको मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ इसका एक। ये HR टैग आपका बेसिकली यूज किस तरीके से होगा। तो वही फाइल हम ओपन कर लेते हैं। इसी के अंदर हम एक HR लाइन जो है इस लाइन के बाद ड्रॉ करते हैं। मैंने लिखा पहले HR, मैंने सिंपल लिखा है HR। ठीक, दूसरी चीज, आपका जो ये एट्रीब्यूट है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये एक एम्प्टी टैग है, HR एक एम्प्टी टैग है। मैंने केवल HR लिखा, देखिए मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बताया, ना ही मैंने इसको कहीं क्लोज किया। मैं अपनी फाइनल आउटपुट पे गया, ओपन विथ क्लिक किया, गूगल क्रोम पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे एक लाइन जो है मेरी ड्रॉ होकर इसके अंदर आ रही है। देख पा रहे होंगे कि एक लाइन जो है वो मेरी यहाँ पर ड्रॉ हो गई है, और ये पूरी जो आपकी विंडो है उसको कवर करी है। इसको मैं जो आपको लार्ज करके दिखाऊं तो आप देखिए पूरी आपकी जो है उसको कवर कर रही है। ये वाली मेरी लाइन ड्रॉ होगी, ये 3 पिक्सल की लाइन है जो बाय डिफॉल्ट। अब इसमें लगाते हैं हम इसके एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम साइज के बारे में बात करते हैं। साइज मैंने बताया था आपकी थिकनेस, यानी इसकी मोटाई को बढ़ाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट 3 है, मैंने यहाँ वैल्यू 5 दे दी। तो देखते हैं 5 वैल्यू देने के बाद क्या चीज इंक्रीज होती है। ये देखिए आप, थिकनेस आपकी इंक्रीज होगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 करके दिखा देता हूँ इसको, और थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको जो है 3D भी दिखे इसका। ये देखिए, ये जो अब आपके लाइन आप देख रहे हो, ये 3D लाइन बनी हुई है। ठीक है, फील्ड नहीं है, उसके नीचे की तरफ शेडो बनी हुई है। अगर आप ये देखें तो नीचे की तरफ शेडो बनी हुई है, ये इसकी थिकनेस को बता रहा है। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर जो आपने डिफाइन की, ये हमारा साइज है, दैट इज द साइज जो हमने 25 इसको दिया है। अब मैं इस लाइन की लेंथ को छोटा करना चाहता हूँ, तो लेंथ की जहां हम बात करेंगे, फिर हम लेंथ के लिए आ जाते हैं हम दूसरे एट्रीब्यूट पर। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा क्या है, वेट। वेट के केस में मैंने बोला कि मैं 60% एरिया ही कवर करना चाहता हूँ। 60% एरिया मैंने जैसे ही बोला तो देखो आपकी जो लेंथ है वो कम हो गई। तो यानी विड्थ तो काम करती है लेंथ पे, और साइज काम करती है इसकी थिकनेस पे। दूसरी जो मैंने आपको चीज बताई थी कि इसकी बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रहती है, तो ये देखिए सेंटर में ही आ रही है। अब बात आती है कि मुझे नो शेड बनानी है, मेरे को ये शेडिंग नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, नो शेड। नो शेड जैसे मैं लिखूंगा तो इसके अंदर जो है कलर फिल हो जाएगा, आपका शेडिंग नहीं आएगी। एक जो है पर्टिकुलर लाइन तो आई, लेकिन विदाउट शेडिंग, यानी नीचे शेडो उसकी क्रिएट नहीं हो रही। अब ये जो है ये आपकी 2D लाइन बन गई है। पहले जो थी बाय डिफॉल्ट वो थी आपकी 3D। इसी के साथ मैं कलर भी देना चाहता हूँ, तो मैंने कलर मेंशन किया और कलर में मैंने लिख दिया ब्लू। सेव किया कोड को, रिफ्रेश किया, तो ये आपका ब्लू कलर में आपका कोड आ रहा है। मैं नो शेड हटा देता हूँ, एक बार नो शेड हटा के देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है। देखिए कलरफुल कोड है आपका। पहले आपने ब्लैंक दिया था तो आपका कलरफुल नहीं आ रहा था, इसलिए वहां पर आपको 2D 3D में फर्क भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो है कलर करने के बाद आप देख पा रहे हैं 2D 3D में आपको जो है वो इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले दे रहा था।
इसी के साथ अलाइन एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था। लाइन में मान लो मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूँ, लेफ्ट किया तो आपकी लाइन जो है लेफ्ट साइड में ड्रॉ हो गई। तो इसी तरीके से आप जो है तीनों या सारे जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसके एक साथ यूज कर सकते हैं जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। और मल्टीपल टाइम आप जो है एचआर का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक बार ही यूज की। सपोज देखो मैं एक बार और इसको नीचे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं साइज दे देता हूँ सपोज 10। एरिया में ज्यादा कवर करवा देता हूँ 70। अब मैं बना देता हूँ इसको रेड कलर में। कोड सेव किया, रिफ्रेश किया, ये मेरी सेकंड एचआर जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी जितनी मर्जी चाहें उतनी लाइन आप ड्रॉ करें। तो ये बेसिकली आपकी वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए हमारा काम में आती है। और दूसरा काम है इसका लाइन ब्रेक देने का। लाइन ब्रेक यानी आपकी एक ये लाइन है, ये मतलब यहाँ पर ब्रेक खत्म हुई, नेक्स्ट लाइन इसके जो आपकी लाइन है उसके बाद ही शुरू हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद ही शुरू हो रही है। तो एक लाइन ब्रेक का भी काम करती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट विच आर द टू टैग्स व्हिच वर्क एज अ लाइन ब्रेक। कौन से दो वो आपके जो है टैग हैं जो कि आपके लाइन ब्रेक के रूप में जो है काम करते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि भैया वो दो यही है, आपका बी आर और एच आर, जो कि लाइन ब्रेक के रूप में आपका काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है लाइन ब्रेक वाला फीचर जो है वो काम करता है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है आपका नेक्स्ट टैग। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैग कमेंट टैग। वैसे तो मोस्टली कमेंट टैग का कोई काम होता नहीं है। कमेंट्स जब आपने डालना हो तो आप इस तरीके से लिखते हैं हाइफन लगा के, और सेंटर में जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पर आपका कंटेंट आ जाता है। जो भी कंटेंट आपने लिखना है। अब बात आती है इसको यूज क्यों करते हैं। देखिए, जब भी कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, एडिशनल इन्फो आप कोई प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने प्रोग्रामर को, अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को, तो उस केस में आप जो है कमेंट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर या कमेंट टैग के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे इसको रेंडर नहीं करेगा आपका ब्राउजर, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। तो हम जो आपका स्टार्ट करते हैं कमेंट, तो इसी तरीके से कहीं भी कमेंट लिख सकते हैं अपने कोड के अंदर, ताकि आपके प्रोग्रामर को ये पता रहे कि पहले पेज या सेकंड पेज या इस पर्टिकुलर कोड में हमने क्या चीजें यूज की है। तो वो बेसिकली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप अपने प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोड तो कौन खोल के देखेगा, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही खोल के देखेगा। यूजर ने तो कोड देखना नहीं, यूजर ने तो आउटपुट देखना, और आउटपुट में इसमें जो चीज डली है वो दिखेगी नहीं। तो इसके अंदर जो भी चीज डली है वो आपकी रेंडर नहीं होती, यानी डिस्प्ले नहीं होती। तो ये एक हमारा टैग है जो आपका कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमेंट टैग। एक दूसरा पर्पज हम इसका पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर, उसके अंदर ये हमारी दूसरे तरीके से हेल्प करता है। तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा जब हम सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लॉजिकल एंड फिजिकल टैग। लॉजिकल एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। लॉजिकल और फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल क्या है, क्या इनकी जरूरत है, कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो आपके लॉजिकल हैं, लॉजिकल जो आपके टेक्सटाइल हैं वो जो फोकस करते हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि टैग का मीनिंग क्या है। रेंडर द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। रेंडर द टेक्स्ट, टेक्स्ट को जो है वो डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, जो उनका मीनिंग है। मीनिंग मतलब जो आपने टैग लिखा है
उसका क्या मतलब है, उस टेक्स्ट के उस टैग के अकॉर्डिंग जो है उनको रेंडर करते हैं। जैसे एक टैग हम बात करें, ईएम टैग, ये आपका एक लॉजिकल टैग। ईएम का यहाँ पर मतलब है एम्फसाइज करवाना। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पर, किसी पर्टिकुलर वर्ड पर आप यूजर का फोकस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ईएम टैग यूज करते हैं। इसी तरीके से आपका एक यूज होता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग, तो स्ट्रॉन्ग टैग आपका जो है वो स्ट्रॉन्गली एम्फोसाइज कराने के लिए यूज होता है, यानी बहुत ही ज्यादा जो है आप यूजर का अटेंशन उस पर्टिकुलर वर्ड पे या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर जो है आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम स्ट्रॉन्ग वाले जो आपका टैग है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग काम किया है इन्होंने, एम्फोसाइज करने का काम किया है, यानी ये टेक्स्ट को बाकी वाले टेक्स्ट से डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करेगा। वो आपका ये हो सकता है इटैलिक में दिखाए उस टेक्स्ट को, और बाकी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होगा, तो इटैलिक में लिखा हुआ वर्ड आपको एकदम से जो है डिफरेंटली आपको दिखाई देगा, जिससे कि यूजर का ध्यान जो है पर्टिकुलरली उस वर्ड के ऊपर चला जाता है। दूसरा चीज जो आपका यूज होता है, वो एम्फोसाइज वाले टैग या आपके जो लॉजिकल वाले टैग हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, तो पढ़ भी नहीं सकते वेबसाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कई बार जो है वेबसाइट या वेब पेज के अंदर ऐसा फीचर दिया होता है जो कि आपका टेक्स्ट को रीड करके बताता है, टेक्स्ट रीडर जो होता है। तो टेक्स्ट रीडर जब रीड करे उस टेक्स्ट को, तो उस ईएम वाला जो टैग है जिसने उस वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए जो है इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया, तो टेक्स्ट रीडर जब उसको पढ़े तो उसको पता लग जाए कि इस वर्ड पर खास फोकस करना है, तो वो उस वर्ड को बिल्कुल एकदम खास फोकस करके जो है उसको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को जो है वो बताता है, सुनाता है, ताकि उनको ये ध्यान नहीं कि उसको इस पर्टिकुलर वर्ड पर जो है ज्यादा जो है फोकस करना है, उसको लाउडर ज्यादा तेज जो है उसको बोलता है, ज्यादा जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो हाई होती है उस टाइम उस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते समय, ताकि उसके ऊपर एम्फोसाइज किया जा सके। तो हम कह सकते हैं लॉजिकल वाले जो है उनका जो काम है वो मीनिंग से रिलेटेड है, वो आपके अपीयरेंस के ऊपर जो है काम नहीं करते, उनका काम केवल मीनिंग से रिलेटेड है कि क्या करना है, किस वे में जो है वो हैंडल करें। तो ये बेसिकली नेचर कैसा है उसका उसको डिस्क्राइब करते हैं टेक्स्ट का। हम जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसका किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का कंटेंट है, उसको बताने के लिए, और उसका मीनिंग जो है आपके टैग का उसके अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए हम लॉजिकल का यूज करते हैं। फिजिकल जो टेक्सटाइल है, फिजिकल के अंदर हम ज्यादा फोकस करते हैं आपके अपीयरेंस के ऊपर। यहाँ सारा खेल अपीयरेंस का रहता है, जैसा आपका टैग है वैसी ही अपीयरेंस जो है आपके टेक्स्ट की जो है वो होती है। तो ये बेसिकली फोकस करेंगे आपके अपीयरेंस के ऊपर, ये फोकस करेंगे आपके मीनिंग के ऊपर। तो इस तरीके के टैग आपने देखे होंगे, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, टी टैग, ये सारे आपके क्या हैं, फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल हैं जो कि आपकी अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय की मीनिंग के। तो इस तरीके से जो है हम फिजिकल एंड लॉजिकल टैग के बारे में हम जो है डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिकल टैग्स render the text according to their meaning, but physical text render the text according to their appearance for a section like bold, italic, tt, underline। तो जिस भी पर्टिकुलर अपीयरेंस में हम लिखना चाहते हैं उस अपीयरेंस में हम इसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके जो लॉजिकल और फिजिकल टेक्सटाइल हैं दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट तरीके से आपके काम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर कहें हम
या हम इनको रिजर्व्ड कीवर्ड्स कहें, एक ही बात है। कई बार इनको रिजर्व्ड कीवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, रिजर्व कीवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्पेशल कैरेक्टर या रिजर्व कीवर्ड का मतलब होता है ऐसे कुछ आपके स्पेसिफिक सिंबल्स जो कि ऑलरेडी जो है HTML के अंदर यूज हो चुके होते हैं, उनको उसी फॉर्म में यूज करना जो है एज ए टेक्स्ट पॉसिबल नहीं होता। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन सिंबल है, एम्परसेंड सिंबल है, ये सिंबल आपके रिजर्व कीवर्ड या स्पेशल कैरेक्टर बोले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो ये दोनों सिंबल ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हैं, है ना। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट में कहीं पर टेक्स्ट में इस तरीके से लिखना पड़ जाए कि आप लिखना चाहते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो ये जो ग्रेटर देन है ये ऑलरेडी हमारा टैग के रूप में यूज हो चुका है, तो ये इस तरीके से आउटपुट को शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपके जो है अलग से इनके जो है स्पेसिफिक कोड बनाए गए, जिसकी हेल्प से आप इस तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेटर देन लिखना है तो उसके लिए जो कोड बनाया गया उसमें सबसे पहले आप 100% लिखेंगे, तो लिखेंगे GT, ग्रेटर देन। GT का मतलब होता है ग्रेटर देन, फिर आप लगाएंगे सेमी कॉलन। इसी तरीके से लेस देन लिखना है तो पहले आप लिखेंगे एम्परसेंड LT, लेस देन, फिर आप सेमी कॉलन लगाएंगे। इस तरीके से आपको एम्परसेंड लिखना है तो सबसे पहले आप एम्परसेंड लिखेंगे, तो लिखेंगे AMP, एम्परसेंड और सेमी कॉलन। तो अगर आपको इस तरीके से आउटपुट चाहिए तो हमें कुछ इस तरीके से कोड को लिखना पड़ेगा कि ए एम्परसेंड GT ग्रेटर देन चाहिए हमें बी, तब जाके हमारी जो आउटपुट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से आप जो है आउटपुट अपनी ले सकते हैं यूजिंग दीज कोड्स। तो इसका ध्यान रखें कि जहां भी आप ग्रेटर देन लेस देन या एम्परसेंड को यूज करना चाहते हैं वहां पर इस तरीके से आपको कोड लिखना है। अगर यहीं पर आपका लेस देन है तो आप उसको LT लिखें, सेमीकोलन बी, तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ रिजर्व कीवर्ड बोले जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं यूज हो चुके होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड हैं पर हमारे सिलेबस में 3 ही है, तो हमें इन 3 का पता होना जरूरी है कि किस टाइप से आपके यूज होंगे। तो यहाँ तक आप करें बेटा, कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसके बाद के जो अपने रह गए हैं वो अपने लिस्ट रह गई है, उस लिस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। फिर ये हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है वो हो जाएगा। फिर भी डाउट बचते हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं एक और डाउट वीडियो जो है वो बना के आपके लिए ऑनलाइन डाल दूँ। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।